चलो ये हमारा हो गया स्टार्ट। हम लोग लास्ट क्लास में देख लिए थे क्या, स्पीड कंट्रोल कैसे करते हैं। स्पीड कंट्रोल का दो मेथड होता है, एक स्लिप कंट्रोल होता है, एक सिंक्रोनस स्पीड कंट्रोल होता है। हम लोग बहुत अच्छे से स्पीड कंट्रोल को कवर कर लिए। अब हमारा जो जो भी बचा बचा टॉपिक है, मतलब जो भी छूट गया है बीच में, वो सारा टॉपिक को हम लोग यहाँ पे कवर करने वाले हैं। क्या छूट गया है? तो हम लोग का थ्री फेज इंडक्शन मोटर का, थ्री फेज इंडक्शन मोटर का इक्विवेलेंट सर्किट, इक्विवेलेंट सर्किट डायग्राम छूटा हुआ है। रोटर सर्किट डायग्राम हम लोग पढ़ लिए हैं, बट एक पूरा इंडक्शन मोटर का सर्किट डायग्राम हम लोग अभी नहीं किए हैं कवर। इसी में हम लोग अप्रॉक्स करते हैं, तो हम लोग IEEE स्टैंडर्ड के बेसिस पे जाते हैं। तो एक साइंटिस्ट है हमारे पास स्टेनमेंच करके, उनका एक रिप्रेजेंटेशन था थ्री फेज इंडक्शन मोटर का, तो हम लोग यहाँ पे वही पढ़ेंगे। स्टेनमेंच, अब यार इसका स्पेलिंग पे मत जाना, ठीक है। स्टेनमेंच मॉडल रिप्रेजेंटेशन, ये तुम लोग बुक वगैरह में देखोगे तो स्पेलिंग सही मिल जाएगा। ये क्या बोले थे, कैसे ये हो रहा है, वो देखेंगे आज के क्लास में। ये पहला टॉपिक। दूसरा टॉपिक हम लोग कंपेयर करेंगे ट्रांसफार्मर विथ थ्री फेज इंडक्शन मोटर, ये हम लोग करेंगे। और तीसरा हम लोग टॉपिक देखेंगे डबल केज इंडक्शन मोटर, डबल केज इंडक्शन मोटर। हम तुम लोग को पहले ही टॉपिक बता दे रहे हैं, ये टॉपिक आज हम लोग को खत्म करेंगे, तो हम लोग का चैप्टर 1 जो है ऑलमोस्ट समाप्त हो जाएगा। जो भी बचा कुचा टॉपिक होगा वो हम लोग किसी अदर फॉर्म में या एक्स्ट्रा क्लासेस के फॉर्म में या फिर फ्री क्लासेस के फॉर्म में वो हम लोग वहां पे कवर करेंगे। अदरवाइज हम लोग का आज चैप्टर 1 का लास्ट दिन होगा, अगर ये टॉपिक खत्म हो जाता है तो। सबसे पहला टॉपिक क्या है आज का? इक्विवेलेंट सर्किट डायग्राम। इक्विवेलेंट, देखो इक्विवेलेंट सर्किट डायग्राम को हम लोग को पहले पढ़ना चाहिए, बट इससे बहुत ज्यादा कंफ्यूजन जनरेट हो जाएगा। क्या जनरेट हो जाएगा? कंफ्यूजन। तो हम क्या चाहते हैं, मेरा सिंपल सा स्टाइल होता है कि तुम लोग सारा चीज समझ लो, सारा चीज जान लो, उसके बाद बस फॉर्मेलिटी ही तो निभाना है ना। अगर हम लोग पहले ही इक्विवेलेंट सर्किट पे चले जाते तो बहुत सारा कंफ्यूजन आ जाता, और तुम लोग बोलते सर यहाँ पे R2 टेस्ट क्यों आ जा रहा है, सर ये क्यों आ रहा है, वो क्यों आ रहा है। वो सारा चीज आज तुम लोग देखो। पूरा इंडक्शन मोटर तुम लोग समझ गए हो, न्यूमेरिकल्स वगैरह बन जाता है। हाँ, थोड़ा सा एनालिसिस अगर करोगे तो और न्यूमेरिकल्स एक आध दो जो तुम लोग को हार्ड लगता है वो भी बन जाएगा। बट अगर तुम लोग सोचोगे सारा चीज सर करेंगे तो फिर क्वेश्चन नहीं बनेगा। प्रैक्टिस करो, नहीं बन रहा है सामने लाओ, क्यों नहीं बन रहा है वो हम बता देंगे, फिर तुम अटेम्प्ट दोगे, क्वेश्चन बनेगा। ठीक है, चलो। तो हम लोग इक्विवेलेंट सर्किट डायग्राम को स्टार्ट करते हैं। हम लोग को ये तो पता है कि हमारा इंडक्शन मोटर है वो किसके जैसा है, वो हमारा ट्रांसफार्मर के जैसा है। ट्रांसफार्मर में भी क्या, तो सेकेंडरी को अगर हम लोग शॉर्ट कर देंगे तो उसको हम लोग बोलेंगे कि मतलब रोटेटिंग ट्रांसफार्मर whose secondary is sorted is simply known as थ्री फेज इंडक्शन मोटर। उस टाइप से हम लोग बात करते हैं। अब हम लोग यहाँ पे बना लेते हैं ट्रांसफार्मर कैसा होता है। यही हमारा ट्रांसफार्मर का इक्विवेलेंट सर्किट डायग्राम। तुम लोग ट्रांसफार्मर तो पढ़े हो ना? यस सर। यस सर। देखो ट्रांसफार्मर में क्या था, ट्रांसफार्मर में यहाँ पे ट्रांसफार्मर आता था, मतलब ट्रांसफॉर्म हो रहा है तो हम लोग उसको रिप्रेजेंट करते थे, और ये यहाँ पे रुक जाता था, इतना ही रहता था। इसको हम लोग प्लस माइनस V1 देते थे नाम, और इसको हम लोग प्लस माइनस V2 देते थे नाम। इसको हम लोग प्लस माइनस E1 देते थे, इसको हम लोग प्लस माइनस E2 देते थे, इसी तरीके से होता था। बट हम लोग कौन सा डायग्राम पढ़ रहे हैं, हम लोग किसका डायग्राम पढ़ रहे हैं? हम लोग पढ़ रहे हैं इक्विवेलेंट सर्किट डायग्राम ऑफ थ्री फेज इंडक्शन मोटर। तो जब हम लोग बात कर रहे हैं इंडक्शन मोटर का, तो ट्रांसफार्मर को यहां से हम लोग हटा देंगे, और यहाँ पे क्या डाल देंगे, यहाँ पे हम लोग डाल देंगे थ्री फेज इंडक्शन मोटर।
अब डाल देंगे इन द सेंस ये मत समझ लेना ये अलग से है, ठीक है। ये इसी तरीके से ये कनेक्टेड है और ये यहाँ पे ऐसा देखो, और फिर ये इसका रोटर है और ये इसका शाफ्ट है इस तरीके से, ठीक है। अब देखो ये ब्लैक वाला क्या है, स्टेटर है। अब स्टेटर है इसका मतलब क्या है, ये वाला जो पोर्शन है ये ट्रांसफार्मर का किस चीज को रिप्रेजेंट कर रहा था, प्राइमरी को। प्राइमरी साइड। ये ट्रांसफार्मर का प्राइमरी, ट्रांसफार्मर का जो प्राइमरी होता है वही हमारा थ्री फेज इंडक्शन मोटर का क्या होता है, स्टेटर। 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 समझ पा रहे हो ये दोनों कैसे सेम है। उसी तरीके से इस साइड ये वाला क्या है, सेकेंडरी। सेकेंडरी वाइंडिंग एंड रोटर। ट्रांसफार्मर का सेकेंडरी, ठीक है। अब ट्रांसफार्मर का सेकेंडरी को अगर हम लोग यहाँ पे सॉर्टेड कर देंगे, इसको हम लोग यहाँ पे सॉर्ट कर देंगे, सॉर्ट नहीं करेंगे तो फिर वो रोटर नहीं बनेगा, बट ये सॉर्ट कर देंगे मतलब क्या, सॉर्टेड सेकेंडरी ऑफ ट्रांसफार्मर, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, थ्री फेज इंडक्शन मोटर का रोटर। कुछ इसी तरीके से होता है सारा चीज। अब देखो, अब हम लोग कुछ यहाँ पे फॉर्मूलाज वगैरह लिख लेते हैं। यहाँ पे इधर तो V1 ही रहता है, ये हमारा R1 हो गया, ये हमारा X1 हो गया, ये हमारा RC हो गया, ये हमारा JXM हो गया, J लिख लो ठीक है इसके साथ, ये हमारा R2 हो गया और ये हमारा क्या हो जाएगा, J इंटू X2, ऐसे ही होगा। अब हम लोग क्या करते हैं, और यहाँ पे जो EMF आता है इधर हम लोग क्या देंगे, इसका नाम हम लोग E1 देंगे और इसका नाम हम लोग S इंटू E2 देते हैं। इसी तरीके से होता है, और रोटर में हमेशा S आ जाता है, इसी के लिए यहाँ पे भी हमारा J इंटू एक्स इन सॉरी S इंटू X2, यहाँ पे भी फ्रीक्वेंसी आएगा वहां पे S आ जाता है। इसी तरीके से होता था हमारा। यस सर। बोलो, ये हमारा है थ्री फेज इक्विवेलेंट डायग्राम ऑफ थ्री फेज इंडक्शन मोटर, मतलब इक्विवेलेंट डायग्राम है थ्री फेज इंडक्शन मोटर का, ठीक है। अब हम लोग एक बार फिर से मतलब ट्रांसफार्मर में चले जाते हैं, ट्रांसफार्मर में बनाते हैं सर्किट। तो सबसे पहले तो थोड़ा सा फास्ट करते हैं, यहाँ पे लोड कनेक्ट कर दूं, ठीक है। ये क्या है, तो ये लोड है। अब देखो ये अगर N1 इज टू N2 का है तो हम लोग क्या करते थे, इस साइड वाले टर्म को इस साइड भेजते थे, इस साइड वाले टर्म को इस साइड भेजते थे, प्लस माइनस E1 को इस साइड भेजते थे, ऐसे ही होता था। इसी को बोला जाता था, भेजने वाले टर्म को बोला जाता था रेफरिंग। कितनों को पता है रेफरिंग? यस सर। यस सर। और रेफरिंग कैसे होता था, तो रेफरिंग होता था E1 डिवाइडेड बाई E2 इज इक्वल्स टू I2 डिवाइडेड बाई I1 इज इक्वल्स टू N1 डिवाइडेड बाई N2 इज इक्वल्स टू A लेते थे, या फिर इसको हम लोग K लेते थे, या 1/A लेते थे, 1/K लेते थे। हमको उससे बिल्कुल भी मतलब नहीं है। हम क्या है, EMF अगर जिस साइड भेज रहे हैं उस साइड, जैसे अगर इसको उस साइड भेजना है E1, ये E2 है ना हमारा, इस साइड, इसको इस साइड भेजना है तो E2 तो रहेगा ही जिस साइड भेज रहे हैं, N1 डिवाइडेड बाई N2, इसका वैल्यू इस साइड उतना होगा, रेफर टू प्राइमरी। उसी तरीके से यहाँ पे ये दोनों क्या है, Z है, Z को हम लोग को इस साइड भेजना है, तो भेजने के बाद क्या बन जाएगा, जिस साइड भेज रहे हैं, किस साइड भेज रहे हैं, N1 वाले साइड, N1 डिवाइडेड बाई N2 का होल स्क्वायर। ये हमारा हो गया रेफर टू, मतलब इम्पिडेंस रेफर टू प्राइमरी। अब हम लोग यहाँ पे क्या यूज है इसका, ये रहेगा I2 डिवाइडेड बाई I1, ये N1 इज टू N2 है। अब देखो,
अब हम लोग ये जो है हमारा इस साइड, ये हमारा क्या है, स्टेटर। ये जो साइड है ये हमारा क्या है, तो रोटर। हम लोग क्या करेंगे, रोटर को किस साइड, हम लोग क्या सेकेंडरी को भेज रहे थे उस साइड प्राइमरी, तब जाके हमारा बन रहा था फेजर डायग्राम। उसी तरीके से हम लोग यहाँ पे किसको भेजेंगे, रोटर को हम लोग किस साइड भेजेंगे, स्टेटर साइड में। ठीक है, रेफर रोटर टू स्टेटर साइड। समझ पा रहे हो तुम लोग हम लोग क्या कर रहे हैं। अब जब ऐसा करेंगे तो तुम लोग बताओ, यहाँ पे जो वोल्टेज आ रहा था, जो हमारा इसमें SE2 आ रहा था, देखो सबसे पहले तो रोटर साइड में क्या क्या है, यहाँ पे R2 है, फिर यहाँ पे X2 है, फिर यहाँ पे आता था R2 1/s - 1, ऐसे ही आता था ना। ये दोनों को जब जोड़ देते थे तो हम लोग को क्या मिलता था, R2/s मिलता था। इसी तरीके से मिलता था ना, जब हम Yes, लोग sir. यहाँ पे E2 लिखते थे। तो अगर हम लोग यहाँ पे SE2 लिखते थे तो यहाँ पे SX2 आता था। वो सब हम लोग देख चुके हैं। तो देखो सिंपल सा है, रूटर का सर्किट डायग्राम बनाते हैं। तीन रोटर का सर्किट डायग्राम था। पहला ये था हमारा, दूसरा, और ये था हमारा तीसरा। इसी तरीके से था, यहाँ पे क्या हो रहा था, ये SE2 था, ये R2 था, ये हमारा क्या आ रहा था, S × X2। यहाँ पे क्या आ रहा था, ये ± E2 आ रहा था, यहाँ पे आ रहा था R2/s, यहाँ पे आ रहा था X2। यहाँ पे क्या आ रहा था, E2 R2 X2, यहाँ पे R2 1/s - 1। इसी तरीके से आ रहा था। ये फर्स्ट सर्किट डायग्राम, ये सेकंड थर्ड सर्किट डायग्राम, ये थर्ड, तीनों एक ही चीज को रिप्रेजेंट कर रहा है। किसको, रोटर के सर्किट डायग्राम को रिप्रेजेंट कर रहा है। इसी तरीके से हो रहा था। Yes, अरे हो रहा था इसी तरीके से। अब हम लोग किसी एक को लेते हैं। तो सबसे पहले हम लोग इसको लेते हैं, सेकंड वाले को। ठीक है, सेकंड वाले पे क्या क्या दिखाई दे रहा है, R2/s X2 E2। तो S को तो हम लोग, S तो कोई इफेक्ट पड़ेगा नहीं, प्राइमरी साइड S तो एक नंबर होता है ना। S क्या है, NS - NR / NS, वो एक नंबर है। नंबर को इधर करो चाहे उधर करो, वो फर्क नहीं पड़ता है। अब देखो रोटर साइड में R2 है, उसको हम लोग स्टेटर साइड भेज देंगे तो क्या हो जाएगा, R2 N1 / N2 का होल स्क्वायर। N1 N2 डिवाइडेड, इसका क्या है मतलब K, तो इसको हम लोग बोल सकते हैं R2 × K का स्क्वायर। इसी को हम लोग नाम देते हैं क्या, तो R2 डैश। समझ पा रहे हो R2 डैश का मतलब। उसी तरीके से X2 हमारा रोटर साइड में है, वो क्या हो जाएगा, तो X2 डैश। इधर साइड E2 है, E2 क्या हो जाएगा इस साइड में, E2 का डैश। मतलब जो भी रोटर साइड में प्रेजेंट है उसको जब हम लोग रेफर करेंगे तो वो डैश 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 हो जाता है। समझ पा रहे हो। अगर इस साइड में I2 है तो वो उस साइड जाकर के क्या हो जाएगा, I2 डैश। समझ पा रहे हो। यस सर। yes, sir. अब हम लोग यहाँ पे R2 ना लिख करके क्या लिखना स्टार्ट करेंगे, R2 डैश X2 डैश। जहां जहां पे जो जो भी टर्म है बस उसमें एक एक डैश लगा देंगे। क्या बनेगा, समझ पा रहे हो क्यों डैश लगाए हम लोग। समझ पाए कि नहीं, बताओ, इंपॉर्टेंट है। देखो Yes, sir. Definitely. इसीलिए अब हम लोग यहाँ पे इसको कनेक्ट कर सकते हैं रोटर सर्किट को। यहाँ पे हम लोग जोड़ सकते हैं ना, ये ± E1 आ गया यहाँ पे, और यहाँ पे ± E2 आ गया। अगर टर्न्स रेशियो गिवन नहीं है तो ये नॉर्मली हम लोग जोड़ देंगे। अगर टर्न्स रेशियो गिवन है तो उसके हिसाब से डिवाइड होगा। ठीक है, क्वेश्चन में तुम लोग देख पाओगे कि टर्न्स रेशियो किसी किसी क्वेश्चन में गिवन होता है तो फिर हम लोग उसको अकॉर्डिंग काम करते हैं। अगर क्वेश्चन में गिवन नहीं है तो उसके अकॉर्डिंग हम लोग काम नहीं करते हैं। देखो इसको हम रब कर देते हैं अभी के लिए। ये हमारा क्या है, तो ये R2 डैश / S, या फिर, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये X2 डैश।
ये हमारा क्या है, R1 है, ये हमारा क्या है, X1 है, ये हमारा RC, ये हमारा XM। देखो जहां पे भी X लिखो उसको ट्राई करो J के साथ लिखने का, ठीक है, इस तरीके से। हम लोग क्या करते हैं, हम लोग इस R2/S को, हम लोग 3 R2/S, मतलब ये जो R2/S है उसको हम लोग तोड़ते हैं दो भाग में। ये R2/S क्या है, एयर गैप है ना। एयर गैप वाला सर्किट डायग्राम में क्या होता था, तो रेजिस्टेंस में R2/S रहता था। फिर हम लोग कॉपर लॉसेस, रोटर का कॉपर लॉसेस वाला जो सर्किट डायग्राम बनाते थे उसमें हम लोग R2 सिर्फ बनाते थे। फिर हम लोग बनाते थे डेवलप्ड पावर, जहां पे हो रहा है वहां पे क्या लिखते थे, तो ये R2 1/S-1 इसी तरीके से लिखते थे, जिसमें R2/S कैसे आएगा, तो ये दोनों को ऐड कर देने से R2/S आएगा। इसी के लिए हम लोग एयर गैप पावर इज इक्वल्स टू रोटर कॉपर लॉसेस प्लस डेवलप्ड पावर लिखते थे। अगर शॉर्ट फॉर्म में लिखा जाए तो ये हमारा PG था, ये हमारा PC था, और ये हमारा PD था। इसी तरीके से लिखते थे PG इज इक्वल्स टू PC प्लस PD। Yes, sir. अब हम लोग क्या करेंगे, हम लोग इस R2/S को तोड़ेंगे। कैसे तोड़े हैं, तो R2 और R2 1/S-1, बस सिंपली यहाँ पे इसको तोड़ दो, अलग कर दो, कहने का मतलब। अच्छा ये तुम लोग को ऑड तो नहीं लगता है ना इस टाइप से हम वर्ड यूज करते हैं तो, क्योंकि देखो हमको ऐसा लगता है कि इस टाइप का वर्ड यूज करने से तुम लोग को ज्यादा जल्दी समझ आए। इसको R2 डैश बोलेंगे, इसको R2 डैश 1/S-1 बोलेंगे, ठीक है। अगर बोला जाए रोटर कहां से कहां तक है, तो यहां से पूरा इधर साइड क्या है, रोटर है। इसको हम इस तरीके से बनाते हैं, यहां से इधर क्या है, रोटर है, यहां से इधर क्या है, स्टेटर है। समझ पा रहे हो। अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे जो साइंटिस्ट आए, या फिर अभी साइंटिस्ट थोड़ा देर के बाद बुलाएंगे उनको, पहले हम लोग और थोड़ा सा इसमें डीप एनालिसिस कर लेते हैं। देखो इसको हम लोग कर लेते हैं कॉपी, और हम लोग चले जाते हैं नेक्स्ट पेज में। देखो अब हम लोग इसमें कट करते हैं सेगमेंट को, ठीक है। यहाँ पे एक सेगमेंट, ये दूसरा, ये हमारा तीसरा, ये हमारा चौथा, और ये हमारा पांचवा। फटाफट नाम बोलते जाओ, क्या क्या है, कौन कौन सा। ये हमारा क्या है यहाँ पे, ±V1। ये हम लोग का क्या है, तो स्टेटर में अभी इनपुट दे रहे हैं, इसी के लिए इसका नाम स्टेटर इनपुट, ठीक है। यहाँ पे R1 है, तो अगर रेजिस्टेंस है तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे होगा स्टेटर का कॉपर लॉस, क्योंकि I1 स्क्वायर इंटू R1 ही होगा ना स्टेटर का कॉपर लॉस। फिर यहाँ पे RC, यहाँ पे क्या होगा, स्टेटर का कोर लॉस। कहाँ पे हो रहा है, तो समझ पा रहे हो, ये RC में हो रहा है, ठीक है। ये कहाँ पे हो रहा है, तो ये हमारा R1 पे हो रहा है। फिर हम लोग और बाहर निकले इधर, ये हमारा रोटर सर्किट आ गया। रोटर सर्किट में अच्छा देखो, रोटर सर्किट है तो यहाँ पे जो करंट फ्लो होगा ये भी I2 डैश होगा। पहले वहां पे I2 हम लोग पढ़ते थे, बट यहाँ पे I2 डैश पढ़ेंगे। क्यों I2 डैश पढ़ेंगे वो तुम लोग का क्लियर हो गया, क्योंकि यहाँ पे हम लोग इसको रेफर किए, ठीक है। हालांकि देखो I2 डैश और I2 का वैल्यू न्यूमेरिकली अगर देखोगे तो ऑलमोस्ट सेम होता है, ठीक है, बट फिर भी हम लोग, क्योंकि टर्न्स रेशियो तो 1:1 का है ना, तो जब टर्न्स रेशियो 1:1 का है तो I2 डैश इज इक्वल टू I2 होता है। बट ठीक है, किसी किसी क्वेश्चन में टर्न्स रेशियो दे देता है। अब देखो ये R2 है, यहाँ पे क्या होगा, ये अब हम लोग का रोटर है, रोटर कॉपर Yes, sir. क्या है, ये रोटर का इनपुट है। अब रोटर का इनपुट बोलो या स्टेटर फिर का स्टेटर का आउटपुट स्टेटर का आउटपुट बोलो। अब हम लोग देखो, यहाँ पे हमारा R2 है, यहाँ पे क्या होगा, रोटर का कॉपर लॉस। लॉस होगा। फिर रोटर का कॉपर लॉसेस होने के बाद यहाँ पे कुछ एयर गैप है, इसी के लिए
देखो ये जो हमारे पास बच जा रहा है ये क्या है, डेवलप्ड पावर। ये हम लोग माइंड मैप में भी देख चुके हैं और हम लोग सारा चीज मतलब ये हम लोग को पता है। जो हमारे साइंटिस्ट आए, अब हम लोग साइंटिस्ट को बुलाते हैं और फिर वो क्या करेंगे, तो वो अपना IEEE मतलब स्टैंडर्ड लेकर के, IEEE क्या है, तो इंटरनेशनल इलेक्ट्रिकल का एक ऑर्गेनाइजेशन है जहाँ पे हम लोग पेपर पब्लिश करते हैं। ठीक है, तुम लोगों को कुछ भी नया इंडिया में रिसर्च, इंडिया या वर्ल्ड में रिसर्च क्या हो रहा है वो अगर जानना है तो तुम लोग IEEE में जा करके देख सकते हो। ठीक है, IEEE में पेपर वगैरह पब्लिश होता है। IEEE स्टैंडर्ड के हिसाब से रिप्रेजेंटेशन दिए, कौन दिए, तो साइंटिस्ट का नाम था स्टीनमेंच। इसी के लिए उस रिप्रेजेंटेशन का नाम क्या बन गया, स्टीनमेंच रिप्रेजेंटेशन। रिप्रेजेंटेशन ठीक है। अब देखो ये क्या बोले, साइंटिस्ट का नाम क्या है, तो स्टीन, ये सब साइंटिस्ट का नाम मतलब नॉर्मल होना चाहिए, आलोक, अजय, विशाल, विकास। पटांग रहता है सर ये लोग का नाम। स्टीनमेंच रख देते हैं, फिर हम लोग को यहाँ लिखने में दिक्कत होता है। रिप्रेजेंटेशन देखो ये क्या है, ये क्या बोलते हैं कि कोर लॉस कंपोनेंट को हम लोग हटा देते हैं स्टेटर का। ठीक है, ये जो मॉडल दिए वो कैसा दिए, बाकी सब ठीक है, लेकिन ये क्यों ऐसा हुआ वो तुम लोग को अभी समझ में भी आएगा कुछ देर के बाद। हर चीज का रीजन होता है ना, ऐसा तो है नहीं कि अच्छा नहीं दिख रहा है हटा दो, वो नहीं कर सकते हम लोग। ये हम लोग का क्या है, ब्लैक वाला स्टेटर। ये हम लोग का रेड वाला क्या है, रोटर। R2-X JX2, और ये हमारा ब्लैक में होगा JXM। ये हमारा हो जाएगा JX1, ये हो जाएगा R1। और इसको हम कुछ इस तरीके से दिखाएं तो कोई दिक्कत है क्या, V1, नो सर, क्योंकि वो तो इसी वोल्टेज सर। सोर्स ही है ना, वोल्टेज सोर्स ही है। अब देखो, अब तुम लोग नेटवर्क थ्योरी अच्छे से पढ़ लियो। अगर बोला जाएगा कि रोटर सर्किट साइड से हम लोग देखेंगे, मतलब अगर हम लोग रोटर साइड से देखेंगे तो हम लोग कहाँ पे, हमारा यहाँ, इसको हम लोग यहाँ से इधर को कुछ नहीं करेंगे, इस साइड देखेंगे, तब हम लोग बोलेंगे कि रोटर साइड से हम लोग देख रहे हैं। अगर हम लोग बोलेंगे कि स्टेटर साइड से देख रहे हैं तो हम लोग इस साइड से ऐसा करेंगे, और इस साइड से देखेंगे तो हम लोग बोलेंगे स्टेटर से हम लोग देख रहे हैं। मतलब जिस साइड से देख रहे हैं उसको हम लोग इंक्लूड नहीं करते हैं। ठीक है, बस इसी को दो पार्ट में तोड़ा जाता है, एक हो जाता है क्या, R2 और दूसरा क्या हो जाता है, तो R2 1/s-1। यहाँ पे होता है कॉपर लॉसेस रोटर का, यहाँ पे होता है डेवलप्ड पावर। ठीक है, अब यहाँ पे तुम लोगों को कंसेप्ट मिलेगा थेवेनिन का। जो तुम लोग वहां पे थेवेनिन इम्पीडेंस और थेवेनिन वोल्टेज जो निकालते थे, वो सारा चीज हम लोग यहाँ पे फिर से निकालेंगे। तुम लोग का सारा चीज रिवाइज होने वाला है यहाँ पे बहुत अच्छे से। अब देखो, ये हमारा सर्किट डायग्राम है, हम लोग एनालिसिस करेंगे फ्रॉम द रोटर साइड। हम लोग क्या एनालिसिस करेंगे, एनालिसिस एनालिसिस फ्रॉम रोटर साइड। मतलब हम लोग कहां से देख रहे हैं, हम लोग यहां से देख रहे हैं। ठीक है, ठीक है, इस जगह से हम लोग इधर देख रहे हैं। अब देखो, एनालिसिस फ्रॉम रोटर साइड, इसका मतलब क्या, हम लोग रोटर के एलिमेंट को इंक्लूड करेंगे, तो हम लोग रोटर के एलिमेंट को इंक्लूड नहीं करेंगे। तो अब हमारा थेवेनिन के हिसाब से इसको हम लोग मान लेंगे क्या, इसको हम लोग मान लेंगे ZL, और ZL के अक्रॉस अब हम लोग फाइंड करेंगे क्या, थेवेनिन मतलब इक्विवेलेंट। ठीक है, थेवेनिन इक्विवेलेंट हम लोग फाइंड करेंगे। ZL क्या है हमारा, R2-S प्लस JX2, यही है हमारा ZL। अब हम लोग यहाँ पे थेवेनिन इक्विवेलेंट फाइंड करेंगे। थेवेनिन इक्विवेलेंट कैसे, अगर तुम लोग को क्वेश्चन दिया जाए, मतलब सपोज करो ये नेटवर्क थ्योरी होता फोर्थ सेमेस्टर में, तो वो तो वहां पे तुम लोग का क्वेश्चन कुछ इस तरीके से रहता।
यहाँ पे JXM, यहाँ पे R1 प्लस JX1 और यहाँ पे Phi1। क्वेश्चन क्या रहता? फाइंड थेवेनिन इक्विवेलेंट अक्रॉस लोड इम्पीडेंस। लोड इम्पीडेंस का वैल्यू कितना है? तो ZL। क्लियर है? तो तुम लोग को फाइंड करना पड़ता है और फाइनली हम लोग इसको कैसे सॉल्व करते हैं? तो हम लोग इसका पहले तो कैलकुलेट करते ZTH, स्टेप तुम लोग को पता है उसका। फिर हम लोग फाइंड करते VTH, या फिर VTH पहले करते थे, ZTH बाद में करते थे, वो तुम लोग देख लेना। फिर हम लोग क्या करते थे? फाइनल सर्किट डायग्राम बनाते थे। सर्किट डायग्राम कैसा बनाते थे? तो इसका नाम VTH पड़ जाता था, इसका नाम ZTH पड़ जाता था और यहाँ पे ZL आता था। इसी तरीके से होता था। फिर हम लोग करंट आई निकालते थे, अगर करंट निकालने पूछा है तो। इसी तरीके से होता था थेवेनिन। कितनों को ध्यान आ रहा है? यस सर, याद आ रहा है। ZTH जब हम लोग निकालते थे तो हम लोग क्या करते थे? वोल्टेज सोर्स को तो हम लोग कर देते थे शॉर्ट सर्किट, और हम लोग करंट सोर्स को कर देते थे ओपन सर्किट। यहाँ पे वोल्टेज सोर्स है या करंट सोर्स है? तो सर यहाँ पे वोल्टेज सोर्स है। प्रैक्टिकली करंट सोर्स एग्जिस्ट नहीं करता है, ठीक है? इस बात का तुम लोग ध्यान रखना। मशीन वगैरह में कहीं पे प्रैक्टिकली करंट सोर्स नहीं होता है, बट पढ़ने में हम लोग पढ़ लेते हैं। वोल्टेज सोर्स ही हमारे पास मतलब प्रैक्टिकली अवेलेबल है। तो यहाँ पे वोल्टेज सोर्स है। जब ZTH फाइंड करेंगे तो वोल्टेज सोर्स क्या हो जाएगा? शॉर्ट हो जाएगा। अब हम लोग सिंपली नेटवर्क थ्योरी को बाईपास करते हुए हम लोग डायरेक्टली मशीन में रोटर इक्विवेलेंट सर्किट, या फिर जो भी हमारा एग्जैक्ट इक्विवेलेंट सर्किट है, उसको हम लोग सॉल्व करते हैं। ये हमारा सर्किट डायग्राम है, एनालिसिस फ्रॉम रोटर साइड। अब हम लोग यहाँ पे फाइंड क्या करेंगे? तो हम लोग यहाँ पे ZTH फाइंड करेंगे। तो ZTH फाइंड करने के टाइम में हम लोग को पता है कि वोल्टेज सोर्स को क्या किया जाता है? शॉर्ट किया जाता है। तो हम लोग को कुछ इस तरीके से दिखाई देगा, ये R1 प्लस JX1 पैरेलल होगा JXM के, इस तरीके से दिखाई देगा ना। देखो, क्योंकि देखो जहां पे भी थेवेनिन इक्विवेलेंट हम लोग को निकालना रहता है, सबसे पहला स्टेप है रिमूव लोड रेजिस्टेंस या लोड इम्पीडेंस। वही करते थे ना हम लोग। उसके बाद फिर हम लोग यहाँ से ZTH फाइंड करते थे। तो हम लोग को क्या दिखा? ये ZX मतलब JXM जो है वो हमारा R1 प्लस JX1 से पैरेलल होगा। देख पा रहे हो? तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे JXM पैरेलल विथ R1 प्लस JX1। इसका मतलब क्या आ गया फॉर्मूला में? JXM into R1 प्लस JX1 डिवाइडेड बाय R1 प्लस JX1 प्लस JXM। यही आया हमारा ZTH। इसी को रियल पार्ट को अगर अलग कर दोगे, इमेजिनरी पार्ट को अलग कर दोगे, तो कुछ इस तरीके से फॉर्म में आ जाएगा RTH प्लस JXTH। अगर रियल पार्ट को हम लोग एक साइड कर देंगे, इमेजिनरी पार्ट को एक साइड कर देंगे, तो ये इस फॉर्मेट में दिखेगा। दिखेगा सबको? क्लियर है? अब हम लोग इसी में फाइंड करेंगे VTH। VTH कैसे फाइंड करना है? तो वोल्टेज अक्रॉस दिस ओपन सर्किट, तो वो इसके अक्रॉस क्या है? तो JXM है। हम लोग सिंपली यहाँ पे क्या करेंगे? वोल्टेज डिवीजन रूल लगाएंगे। VTH या फिर यहाँ पे लिखेंगे एक तो स्टेप, वी कैन फाइंड VTH by using VDR। VDR क्या है? वोल्टेज डिवीजन रूल। क्यों ऐसा कर रहे हैं? क्योंकि यहाँ पे तो वोल्टेज सोर्स है V1, यहाँ पे Z1 है। Z1 कहने का मतलब R1 प्लस JX1, ठीक है? यहाँ पे हमारा VOC ही फाइंड करते हैं ना, VTH मतलब ओपन सर्किट वोल्टेज अक्रॉस लोड, इसी को हम लोग VTH बोलते हैं। तो अब बताओ यहाँ पे ये क्या है? ZXM मतलब JXM। तो यहाँ पे हम लोग वोल्टेज डिवीजन रूल्स है, इसके अक्रॉस का वोल्टेज निकाल लेंगे तो हम लोग को VTH मिल जाएगा। इसी के लिए हम VTH इज इक्वल्स टू क्या लिखेंगे? तो V1 इंटू JXM डिवाइडेड बाय टोटल रेजिस्टेंस, मतलब टोटल इम्पीडेंस जो भी है।
R1 प्लस JX1 प्लस JXM, ये हमारा VTH आया। ZTH क्या आया था? ZTH आया था JXM इंटू R1 प्लस JX1 डिवाइडेड बाई R1 प्लस JX1 प्लस JXM, इसी तरीके से आया था। अब देखो यहाँ पे हम लोग एक अप्रोक्सीमेशन लेते हैं। इफ स्टेटर का जो भी पार्ट्स है उसको हम लोग अगर नेग्लेक्ट कर दें, इफ स्टेटर पार्ट्स तो नहीं बोलेंगे, इसको क्या बोलेंगे, इफ स्टेटर इम्पीडेंस इज नेग्लेक्टेड, इम्पीडेंस इज नेग्लेक्टेड। यहाँ पे देख के बताओ स्टेटर क्या है? ये R1 प्लस JX1, यही है ना हमारा स्टेटर का। ये तो मैग्नेटाइजिंग कंपोनेंट है, इसको हम लोग बात नहीं करेंगे, ये हम लोग का मेन है, तो हम लोग उसको नेग्लेक्ट कर दे रहे हैं। हर केस में तुम लोग यहाँ पे क्या करो, R1 प्लस JX1 को 0 कर दो। इसको जैसे ही 0 करेंगे तो हम लोग को दिखेगा VTH क्या में कन्वर्ट हो जाएगा, ये कन्वर्ट हो जाएगा V1 पे। कितने लोग समझ पा रहे हो VTH V1 में कन्वर्ट हो पाएगा? और ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा? ये कन्वर्ट हो जाएगा 0 में। Z1 0 होगा ना, यहाँ पे 0 इंटू समथिंग 0 हो जाएगा ना। और ZTH को हम लोग क्या लिखे थे, तो RTH प्लस JXTH लिखते हैं, तो डेट इम्प्लाइज RTH भी 0 हो गया और XTH भी 0 हो गया। ऐसे ही होगा। ये हम लोग अप्रोक्सीमेशन करते हैं। क्यों अप्रोक्सीमेशन करते हैं? नॉट टू सी, बिकॉज इंडिकेशन ऑफ अ हेल्दी माइंड इज नॉट टू सी एग्जैक्टनेस वेयर अप्रोक्सीमेशन इज पॉसिबल। जहां पे थोड़ा सा भी अप्रोक्सीमेशन हम लोग कर सकते हैं, वहां पे हम लोग एग्जैक्टनेस के पीछे नहीं भागेंगे। इसी के लिए हम लोग इसको नेग्लेक्ट कर देते हैं। ठीक है, नेग्लेक्ट करने से क्या फायदा है, नेग्लेक्ट नहीं करने से क्या नुकसान है, वो अभी तुम लोग को समझ आएगा। अब देखो, हम लोग इसका थेवेनिन VTH फाइंड कर लिए, ZTH फाइंड कर लिए, और लोड रेजिस्टेंस हमारे पास प्रेजेंट है R2 डैश बाई S प्लस JX2। हमारे पास फाइनली हमारा सर्किट डायग्राम कैसा बनेगा? फाइनली थेवेनिन मॉडल कैसा बनेगा? ये हमारा VTH होगा, ये हमारा ZTH इज इक्वल्स टू क्या है, तो RTH प्लस JXTH, और यहाँ पे ये हमारा क्या है, ZL है। ZL क्या है, तो R2 डैश बाई S प्लस JX2 डैश, यही है। अब हम लोग क्या कर सकते हैं, तो हम लोग ये सीरीज में है सर्किट, तो रियल पार्ट को हम लोग ऐड कर सकते हैं। अगर हम लोग को यहाँ पे करंट फाइंड करना है तो हम लोग रियल पार्ट को तो ऐड कर सकते हैं ना, रेजिस्टेंस और रेजिस्टेंस को, और रिएक्टेंस और रिएक्टेंस को ऐड कर सकते हैं। इसी के लिए फाइनली जो हम लोग का सर्किट डायग्राम बनता है वो कुछ इस तरीके का रहता है। ये हमारा VTH, ये हमारा हो जाता है RTH प्लस R2 डैश बाई S। समझ आया ये RTH प्लस R2 डैश बाई S क्यों हो रहा है? इसको हम लोग यहाँ पे लिखेंगे JXTH प्लस X2 डैश। कितनों को यहाँ तक क्लियर है, बताओ जल्दी से फटाफट। क्लियर है सर। क्लियर है। अब हम लोग यहाँ पे I2 डैश का वैल्यू फाइंड करेंगे। I2 डैश का वैल्यू क्या हो जाएगा, तो VTH वोल्टेज डिवाइडेड बाय इम्पीडेंस। इम्पीडेंस क्या है, तो RTH प्लस R2 डैश बाई S प्लस JXTH प्लस X2 डैश। ये हमारा I2 डैश का एक्सप्रेशन है। अगर हम लोग को I2 डैश का मैग्नीट्यूड चाहिए तो क्या होगा, VTH डिवाइडेड बाय रूट अंडर RTH प्लस R2 डैश बाई S का होल स्क्वायर प्लस XTH प्लस X2 डैश का होल स्क्वायर। यही होगा हमारा मैग्नीट्यूड। हाँ सर। यहां तक तुम लोग को क्लियर होता जा रहा है सारा चीज। अब हम लोग क्या जानते हैं, हम लोग जानते हैं कि टॉर्क का फॉर्मूला क्या होता है, टॉर्क इज इक्वल्स टू, देखो सिंपल सा बात है,
टॉर्क इज इक्वल्स टू पीजी डिवाइडेड बाई ओमेगा एस इज इक्वल्स टू पीडी डिवाइडेड बाई ओमेगा आर। ये दो फॉर्मूला हम लोग पढ़ चुके हैं। अब हम लोग यहाँ पे पीजी अलग से फाइंड करेंगे, पीडी अलग से फाइंड करेंगे, दोनों में से कोई। तो हम लोग इस मेथड को प्रेफर कर रहे हैं क्योंकि हम तुम लोग को ये प्रूफ कर चुके हैं पीजी डिवाइडेड बाई ओमेगा एस और पीडी डिवाइडेड बाई ओमेगा आर दोनों सेम है। ये हम लोग प्रूफ कर चुके हैं ना। यस सर। तो हम लोग यहाँ पे इस वाले को ले रहे हैं टॉर्क के लिए। अब पीजी, जहां पे पीजी का बात होगा वहां पे रेजिस्टेंस कैसा है, R2 डैश बाई एस। ध्यान रहे इस चीज का, ये पीजी का बात कर रहे हैं। पीसी का जहां पे बात करेंगे वहां पे रेजिस्टेंस कैसा है, तो R2 डैश। फिर हम लोग पीडी जहां पे बात करेंगे वहां पे रेजिस्टेंस कैसा है, तो R2 डैश 1/s माइनस 1। बस इतना तुम लोग को ध्यान में रखना है। ये सब चीज अगर तुम लोग के ध्यान में है तो तुम लोग कभी इंडक्शन मोटर तो गलती नहीं करोगे, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे पीजी ले रहे हैं। पीजी में पावर कैसे निकलता है, इसका करंट का स्क्वायर इनटू रेजिस्टेंस, वही होता है ना। तो हम लोग यहाँ पे टॉर्क इज इक्वल्स टू, देखो ओमेगा एस को बाहर ले जाते हैं 1 डिवाइडेड बाई ओमेगा एस। अगर 3 फेज है तो यहाँ पे क्या लिखते हैं हम लोग, 3 लिखते हैं। हम लोग पर फेज एनालिसिस करते हैं, इसी के लिए हम लोग यहाँ पे 1 लिखते हैं। समझ आ रहा है 1 और 3 क्यों लिखते हैं। पर फेज एनालिसिस करते हैं हम लोग 1 लिखते हैं, 3 फेज में जब बात करेंगे तो वहां पे 3 लिखेंगे, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे अभी फॉर द टाइमिंग 1 लिख रहे हैं इनटू I2 डैश का स्क्वायर इनटू रेजिस्टेंस क्या है, तो R2 डैश बाई एस, यही है। अब हम लोग का जो भी यहाँ पे मैग्नीट्यूड आया है इसका स्क्वायर कर दो, इसका स्क्वायर करके वहां पे पुट कर देंगे। तो सिंपली यहाँ पे हम इसको कॉपी कर देते हैं और इसका स्क्वायर करके हम वहां पे पुट कर देंगे। देखो हम लोग को टॉर्क का वैल्यू क्या मिलने वाला है, 1 डिवाइडेड बाई ओमेगा एस इनटू, इसका स्क्वायर करके हम लोग को यहाँ पे पुट करना है ना। तो लो कर देते हैं स्क्वायर इसका, ये हो गया VTH स्क्वायर और ये रूट हट जाएगा, यही होगा। यस सर। इनटू ये R2 डैश बाई एस यहाँ पे प्रेजेंट है। ये हमारा एग्जैक्ट टॉर्क इक्वेशन है, एग्जैक्ट। अब हम लोग का ये अगर 3 फेज का है तो यहाँ पे 3 लिखेंगे, M फेज का है तो यहाँ पे M लिखेंगे, ठीक है। तो इसी के लिए हम लोग यहाँ पे 3 3 3 लिखते चले जाते हैं। क्यों 3 लिखते हैं, क्योंकि हम लोग 3 फेज में बात करते हैं। ये हमारा कैसा टॉर्क इक्वेशन आया है, एग्जैक्ट टॉर्क इक्वेशन, जो कि थेवेनिन और थेवेनिन मॉडल के हिसाब से आए हैं। अब इसी में हम लोग अप्रोक्सीमेशन करेंगे, जो कि हम लोग कर चुके हैं। यही था हमारा। अब हम लोग अप्रोक्सीमेशन क्या कर रहे हैं, हम लोग अप्रोक्सीमेशन में ये कर रहे हैं कि हम लोग स्टेटर के पार्ट्स को, जो स्टेटर का इम्पीडेंस है उसको हम लोग फॉर द टाइम बिंग नेग्लेक्ट कर दे रहे हैं। नेग्लेक्ट स्टेटर इम्पीडेंस, क्योंकि स्टेटर के इम्पीडेंस को नेग्लेक्ट करने से फायदा क्या हो रहा है, सिर्फ मतलब हमारा जो स्टेटर का कॉपर लॉस जो है, कॉपर लॉस, वो हम लोग इग्नोर कर रहे हैं, जो कि बहुत कम होता है। तो अगर उसको हम लोग थोड़ा सा निकाल भी देंगे तो कोई हम लोग को एनालिसिस में बहुत ज्यादा दिक्कत नहीं हो जाएगा, इसी के लिए हम लोग उसको नेग्लेक्ट कर देते हैं, ठीक है। हाँ, रोटर को कॉपर को हम लोग नेग्लेक्ट नहीं कर सकते हैं, क्योंकि वो एक सिग्निफिकेंट अमाउंट ऑफ लॉसेस जनरेट करता है, ठीक है, इसी के लिए। तो यहाँ पे इसको जैसे ही हम लोग नेग्लेक्ट करेंगे, R1 प्लस JX1 इज इक्वल्स टू 0, यही है। तो इसको 0 करने से हम लोग देख चुके हैं VTH का वैल्यू कितना आ रहा था, V1 आ रहा था। देखो, अगर तुम लोग को डाउट है कि सर VTH का V1 कैसे है, तो अभी हम यहाँ पे प्रूव भी कर देंगे। अभी हम डायरेक्टली यहाँ पे पहले लिख दे रहे हैं, VTH का वैल्यू हमारा आ रहा था V1 और ZTH का वैल्यू आ रहा था 0, जो कि RTH प्लस JXTH होता है। डेट इम्प्लाइज RTH का वैल्यू आ रहा था 0 और XTH का वैल्यू आ रहा था 0। जब RTH का वैल्यू 0, XTH का वैल्यू 0, तो बताओ इसका इक्वेशन कैसा बन जाएगा, टॉर्क इक्वेशन इज इक्वल्स टू 3 डिवाइडेड बाई ओमेगा एस इंटू VTH का वैल्यू कितना है, तो V1, तो V1 स्क्वायर डिवाइडेड बाई RTH 0, तो 0 प्लस R2 डैश बाई एस का होल स्क्वायर, ये हो जाएगा R2 डैश बाई एस का होल स्क्वायर, प्लस 0 प्लस X2 डैश का होल स्क्वायर,
ये हो जाएगा x2 डैश का होल स्क्वायर इंटू r2 डैश बाई s। ये इक्वेशन तुम लोगों को कुछ जाना पहचाना लग रहा है, कहीं पे पढ़े हो ये इक्वेशन? हाँ सर। यही इक्वेशन तो सर हम लोग पढ़े हैं। तो देख लिया हम लोग थेवेनिन जो हम लोग का एग्जैक्ट मॉडल था, उससे भी हम लोग वही इक्वेशन डराइव कर लिए। हम लोग सर्किट डायग्राम भी नहीं देखे थे और हम लोग सारा इक्वेशन का खेल कर लिए थे। तो ये एक खासियत होता है जब तुम लोग कंसेप्ट बहुत अच्छे से रहोगे तो। अब देखो ये VTH कैसे हो गया V1, ZTS कैसे हो गया 0, वो हम तुम लोग को समझा देते हैं। यहाँ पे कहाँ चला गया VTH? ये है हमारा VTH, कॉपी कर देते हैं। देखो हम लोग का क्या चीज को 0 करना है, इसको 0 करना है ना, मतलब यहाँ पे हम इसको मिटा दें। 0 मतलब तो मिटा देना होगा ना। जैसे ही उसको मिटाएं ये और ये टर्म कैंसिल हो गया, मतलब फाइनली ये भी गया। तो क्या बच गया? VTH इज इक्वल्स टू V1। उसी तरीके से ZTH 0 कैसे है वो देख लो। ये हमारा है, 0 करना है। ये हम लोग का क्या है, तो ये हम लोग का डायरेक्टली हो जाएगा। इसको हम लोग रिप्लेस करके यहाँ पे 0 कर देंगे। इसको हम लोग यहाँ से रिप्लेस करके 0 प्लस। तो यहाँ देखो 0 इंटू समथिंग, मल्टीप्लीकेशन में ना ये, इसी के लिए 0। और इसको हम लोग फाइनली सॉल्व करके क्या लिखते थे, RTH प्लस JXTH। तो ये 0 आ गया, तो इसको हम लोग लिखेंगे 0 प्लस J0। इसी के लिए RTH का वैल्यू 0, XTH का वैल्यू 0। ये 0 होने से फायदा क्या हुआ, तो हम लोग का ये जाना पहचाना इक्वेशन आ गया। अगर ये 0 नहीं होता तो क्या होता, तो हम लोग को ये कॉम्प्लेक्स इक्वेशन लेकर के जाना पड़ता। हाँ, इसी के बाद तुम लोग को क्या करना है, तो ये टॉर्क इक्वेशन को हम लोग फिर से लिख लेते हैं, कॉपी कर देते हैं, और ये तुम लोग खुद से करोगे, ठीक है। क्या करना है इसमें, इसके बाद तुम लोग को दो एनालिसिस करना है। अर्थ लो स्लिप रीजन में क्या होगा, और दूसरा एट हाई स्लिप रीजन में क्या होगा। लो स्लिप रीजन में हम लोग क्या करते हैं, तो हम लोग R2 डैश बाई एस को हम लोग फार 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 ग्रेटर देन मानते हैं, किससे, X2 डैश से। हाई स्लिप रीजन में क्या होगा, R2 डैश बाई एस इज फार 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 कम है किससे, X2 डैश से। बस यही हम लोग सारा खेल करते हैं। ये हो जाता है हमारा रोटर इक्विवेलेंट सर्किट का समाप्ति। क्लियर है तुम लोग को? तो सर पहले भी कर सकते थे, उससे तो हो जाएगा सर, तो हो जाएगा। हाँ बिल्कुल, ये तुम लोग खुद से कर लेना, कोई वो नहीं है, टफ नहीं है। देखो टफ रहता तो हम खुद कर देते हैं, ठीक है। चलो, तो ये हम लोग का हो गया रोटर का सर्किट डायग्राम। अब हम लोग यहाँ पे करते हैं कंपैरिजन। कंपैरिजन बिटवीन ट्रांसफार्मर एंड 3 फेज इंडक्शन मोटर। देखो ट्रांसफार्मर भी 3 फेज ही है, ठीक है। ट्रांसफार्मर लिख रहे हैं, इसका मतलब ये मत समझ लेना कि डबल सिंगल केज फेज। इंडक्शन मोटर नहीं होगा सर? इसके बाद हम लोग करेंगे डबल केज। ये 5 मिनट का टॉपिक है, ठीक है। इसके बाद हम लोग तुरंत अभी उसी पे जाएंगे। देखो ट्रांसफार्मर और इसमें क्या डिफरेंस है, तो यहाँ पे हम ट्रांसफार्मर बना दे रहे हैं, और यहाँ पे हमारा 3 फेज इंडक्शन मोटर है। ठीक है, ये इस तरीके से। दोनों में क्या डिफरेंस है, क्या सिमिलैरिटी है, बस हम लोग उसको बात करेंगे, ठीक है। एक में क्या होता है, एक में इलेक्ट्रिकल टू इलेक्ट्रिकल कन्वर्जन होता है। इसमें क्या कन्वर्जन होता है, ट्रांसफार्मर में इलेक्ट्रिकल टू इलेक्ट्रिकल कन्वर्जन होता है।
ऐसे ही होता है ना। लेकिन इंडक्शन मोटर में क्या होता है, यहाँ पे इलेक्ट्रिकल टू मैकेनिकल होता है, इलेक्ट्रिकल टू मैकेनिकल कन्वर्जन होता है। समझ पा रहे हो? और यहाँ पे क्या एयर गैप होता है? नहीं होता है। और यहाँ पे जो कोर No, यूज sir. होता है वो हाई मैग्नेटिक परमिएबिलिटी कोर होता है, यूजिंग हाई परमिएबिलिटी कोर। यहाँ पे हम लोग हाई परमिएबिलिटी कोर का यूज करते हैं ताकि बहुत कम मैग्नेटाइजिंग करंट लगता है। यहाँ पे इलेक्ट्रिकल टू मैकेनिकल कन्वर्जन होता है किसके थ्रू? थ्रू एयर गैप। अब देखो प्रिंसिपल ऑफ ऑपरेशन क्या है? तो फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, ईएमआई लिख दे रहे हैं, ठीक है। सेम ऑपरेशन इसका भी वही होगा क्योंकि ऑपरेशन वाइज तो दोनों सेम है ना। ऐसा Yes, तो है sir. नहीं कि इसका ऑपरेशन कुछ दूसरा हो रहा है, ऑपरेशन इसका होता है। यहाँ पे डिफरेंस क्या है? तो इसका नो लोड करंट, नो लोड करंट कितना होता है? 2 to 3% ऑफ IFL, मतलब फुल लोड करंट का 2 to 3% होता है। यहाँ पे क्या होता है नो लोड करंट? 20 to 30%। 30 to 35%. नो लोड करंट जो होता है ये होता है 30 to 35 या 30 to 40% या 50 तक भी लिख सकते हो, जितना मर्जी लिख देना, बस 10 से कम मत लिखना, ठीक है। 30 to 40% ऑफ IFL। क्यों ये इतना होता है? क्योंकि यहाँ पे क्या आ रहा है? यहाँ पे आ रहा है एयर गैप, ज्यादा ताकत लगेगा, ज्यादा मैग्नेटाइजिंग करंट लगेगा, ठीक है। समझ पा रहे हो? अब देखो सर और इसमें क्या हो सकता है बताओ? सर ट्रांसफार्मर मोर एफिशिएंट होता है। ट्रांसफार्मर, हाँ, मतलब रोटेशनल पार्ट नहीं है यहाँ पे, क्या है तो नो रोटेशनल पार्ट, so losses are less। यहाँ पे क्या है? रोटेशनल पार्ट है, रोटेशनल पार्ट इज प्रेजेंट, हेंस एक्स्ट्रा लॉसेस, जो लॉसेस होता है वो तो होगा ही, उसके अलावा एक्स्ट्रा लॉसेस क्या? तो मैकेनिकल लॉसेस यहाँ पे आता है। एक बार लॉसेस हम लोग को अगर बढ़ रहा है तो हम लोग का एफिशिएंसी क्या होता है? आउटपुट बाय आउटपुट प्लस लॉसेस। अगर हम लोग का लॉसेस बढ़ रहा है इसका मतलब एफिशिएंसी डाउन होगा। कहने का मतलब हमारा ट्रांसफार्मर का एफिशिएंसी अगर 95% है तो इंडक्शन मोटर का एफिशिएंसी 80% होगा। कहने का मतलब यहाँ पे हम लोग बोलेंगे गुड एफिशिएंसी या फिर एफिशिएंसी इज वेरी हाई। और ट्रांसफार्मर ही एक ऐसा मतलब डिवाइस है जिसका एफिशिएंसी मोर देन 95% भी होता है, इवन 98% भी होता है। मशीन का नहीं होता है, कोई भी मशीन ले लो उसका एफिशिएंसी उतना कभी नहीं होगा, मतलब ट्रांसफार्मर जितना, ठीक है। ट्रांसफर का ही है। एफिशिएंसी इज वेरी हाई। यहाँ पे क्या है? फ्रीक्वेंसी भी सर कांस्टेंट रहता है, उसका फ्रीक्वेंसी वेरिएबल रहता है। हाँ ये भी बोल सकते हैं। यहाँ पे हम लोग सेकेंडरी का मतलब वो हम लोग बोलेंगे नहीं, लेकिन हाँ सेकेंडरी का, ट्रांसफार्मर का जो सेकेंडरी है, एक साइड से प्राइमरी और सेकेंडरी में फ्रीक्वेंसी कांस्टेंट होता है और हमारा इंडक्शन मोटर में फ्रीक्वेंसी वेरी करता है। ये भी लिख लो, ये भी अच्छा पॉइंट है। यहाँ पे इस साइड क्या है? तुम लोग ऐसा बना मत देना ट्रांसफार्मर, या फिर बनाओगे भी तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन एग्जाम हॉल में तुम लोग को यहाँ पे इंडक्शन मोटर और वो लिखना पड़ेगा, ठीक है। अदरवाइज ऐसे बनाओगे तो टीचर बोलेगा कि क्या ही है इसको, तो कुछ देखो यहाँ पे हम लोग क्या बोल सकते हैं? फ्रीक्वेंसी इज सेम इन प्राइमरी एज वेल एज इन सेकेंडरी।
यहाँ पे क्या हो जाएगा, फ्रीक्वेंसी चेंजेस फ्रॉम स्टेटर टू रोटर। कैसे, तो स्टेटर फ्रीक्वेंसी यहाँ पे लिख देना, स्टेटर फ्रीक्वेंसी इज इक्वल्स टू एफ एस, रोटर फ्रीक्वेंसी क्या हो जाएगा, FR एस इंटू एफ एस। ठीक है, ट्रांसफार्मर में हम लोग इसको सेकेंडरी को शॉर्ट सर्किट नहीं करते हैं, बट यहाँ पे रोटर को शॉर्ट सर्किट करना कंपलसरी है, तभी जाकर के मोटर रन कर पाएगा। क्या है यहाँ पे, सेकेंडरी इज नॉट शॉर्टेड। ट्रांसफार्मर में तो कोई जरूरत नहीं है ना सेकेंडरी को शॉर्टेड करने का, बट यहाँ पे कंपलसरी है रोटर को, रोटर मस्ट बी शॉर्ट सर्किटेड। इसी तरीके से बहुत सारा पॉइंट है, तुम लोग बुक्स वगैरह में देखोगे तो तुम लोग को मतलब तरह तरह का चीज देखने को मिलेगा। ठीक है, तो ये था हमारा ट्रांसफार्मर का। हाँ, क्या डिफरेंस है, तो सिर्फ डिफरेंस हमारा ये है, कहाँ चला गया ये, इसी के बेसिस में फेजर डायग्राम भी डिफरेंस हो जाता है। फेजर डायग्राम तुम लोगों को किसी दिन हम 3 क्लासेस में कवर कर देंगे, क्योंकि फेजर डायग्राम हम बहुत अच्छे से कराना चाहते हैं। ठीक है, अब देखो इससे क्या चेंजेस होगा, तो वो हम यहाँ पे बना दे रहे हैं। देखो नॉर्मली हम लोग का ये आई नॉट है, इसका कुछ रियल एक्सिस होता है और कुछ इमेजिनरी एक्सिस होता है। ठीक है, इसको हम लोग क्या नाम देते हैं, तो इसको हम लोग आईसी नाम देते हैं, और इसको हम लोग क्या नाम देते हैं, तो इसको हम लोग आई मैग्नेटाइजिंग आई म्यू देते हैं, ऐसे ही देते हैं। सेम इसी चीज को पहले हम यहाँ से कॉपी करते हैं, ये पेस्ट कर दिए, ये उठा करके यहाँ, बस देखो क्या डिफरेंस क्या होता है, ये लाइन तो कांस्टेंट रहेगा, और ये मैग्नेटाइजिंग करंट 2 to 3% है, अब ये हो जाएगा 20 to 30%। समझ पा रहे हो ये, अब मैग्नेटाइजिंग करंट देख पा रहे हो, पहले ये इतना सा था, अब ये यहाँ पे आई म्यू, ये रेड वाला जो है ये इंडक्शन मोटर का है, और ब्लू वाला जो है वो ट्रांसफार्मर का है। तो अब बताओ ये एंगल जो है ये फाई है, ये एंगल बढ़ गया या घट गया, फाई बढ़ गया सर। बढ़ गया। अगर फाई बढ़ेगा तो पावर फैक्टर कम होगा या ज्यादा होगा, कम होगा सर, कम होगा, कम होगा। कम, पावर फैक्टर और कम होगा। इसी के लिए यहाँ पे हम लोग एक पॉइंट लिखते हैं, अगर तुम लोग ये पॉइंट समझ गए, हालांकि हम ये पॉइंट तुम लोग को लिखाने वाले नहीं थे, अगर समझ गए तो तुम लोग यहाँ पे ये पॉइंट लिख सकते हो कि यहाँ पे हम लोग का इट ऑपरेट्स एट, हेलो सर, एंगल बढ़ने से पावर फैक्टर घटता है, कैसे समझा दीजिएगा। अरे cos कॉस फाई, का फंक्शन है ना, इसी का है। cos फाई, 0 डिग्री का वैल्यू होता है 1, 90 डिग्री का वैल्यू होता है 0, 0 से 90 जा रहे हैं 1 ऐसे के लिए। ठीक है, देखो इट ऑपरेट्स एट लैगिंग पावर फैक्टर, यहाँ पे लिखेंगे क्या, इट ऑपरेट्स एट मच लोअर मतलब पावर फैक्टर। ठीक है, एज कंपेयर टू ट्रांसफार्मर, इट ऑपरेट्स एट मच लो, देखो लैगिंग ही लिखेंगे। ठीक है, क्योंकि हम लोग का मैक्सिमम लोड जो है वो लैगिंग रहता है, लैगिंग पावर फैक्टर। क्लियर हुआ, फिर जैसे जैसे लोड हम लोग लगाएंगे उसके बेसिस पे चेंजेस होगा। इसको हम लोग लिखेंगे एट नो लोड, यहाँ पे भी लिख दो एट नो लोड, क्योंकि कंपेयर हम लोग सिर्फ लोड लगा मतलब नो लोड पे करते हैं। लोडिंग में तो इसका तो लोड पैरामीटर पे डिपेंड करेगा ना कि पावर फैक्टर कितना होगा। इसी के लिए ट्रांसफार्मर का रेटिंग जो करते हैं हम लोग, वो हम लोग केवीए में करते हैं, किलोवाट में नहीं करते हैं, क्योंकि किलोवाट में क्या आ जाता है, तो पावर फैक्टर आ जाता है। बट ट्रांसफार्मर को जब हम लोग डिजाइन करते हैं तो हम लोग लोड कुछ भी की कनेक्ट करेंगे, उसको हम लोग ना देखते हुए हम लोग डिजाइन करते हैं। इसी के लिए हम लोग इसका रेटिंग किलो मतलब केवीए में करते हैं। फिर लोड जैसा करंट डिमांड करेगा, लोड जैसा होगा, क्योंकि लोड आ जाने के बाद क्या होता है, पावर फैक्टर आ गया, VI cos फाई वो हो जाता है किलोवाट, इसी के लिए फिर वो वाट हो जाता है। इसी के लिए जो भी इक्विपमेंट हम लोग यूज करते हैं वो वाट में रहता है, ट्रांसफार्मर हमारा केवीए में होता है, सिंक्रोनस मशीन भी हमारा केवीए में होता है। ये था कहानी, कंपैरिजन बिटवीन ट्रांसफार्मर एंड 3 फेज इंडक्शन मोटर। क्लियर है।
अब हम लोग बात करेंगे डबल केज इंडक्शन मोटर का। क्या? पहले वाला पेज थोड़ा दिखाइए। ठीक है। अरे बहुत मैसेज आ गया। अब हम लोग बात करेंगे क्या? तो हम लोग बात करेंगे, देखो ये एक तरह का इंडक्शन मोटर ही है, बस नाम हम लोग दे दिए, इसका नाम क्या दे दिए? तो डबल केज इंडक्शन मोटर या फिर डबल केज रोटर इंडक्शन मोटर। अब देखो यहाँ पे क्या दिखाई दे रहा है, सिंपल हम लोग क्या बात किए थे, स्क्वायरल केज। स्क्वायरल केज में क्या हो रहा था, सिर्फ एक केज था, ओनली वन केज। यहाँ डबल केज है, नाम में ही डबल है और केज है। यहाँ पे कितना केज रहेगा? दो ठो। इसका मतलब हम लोग बोल सकते हैं दो स्क्वायरल केज पैरेलल में हम लोग लगा दिए हैं। देखो Yes, sir. कैरेक्टरिस्टिक्स कैसा था, कैरेक्टरिस्टिक्स कैसा था हमारा, कैरेक्टरिस्टिक्स कुछ इस तरीके से था, ऐसे ही था। हाँ सर। इस तरीके से था हमारा। यहाँ पे हम लोग को मैक्सिमम टॉर्क मिल रहा था, ऐसे स्लिप एट मैक्सिमम टॉर्क। ये टॉर्क था, ये हमारा एनएस था, ये हमारा स्लिप एस इज इक्वल्स टू 0 था। ठीक है, इस तरीके से हमारा चल रहा था। डबल केज में क्या एडवांटेज होगा, तो डबल केज में हम लोग को यहाँ पे क्या मिल रहा था, सिंगल स्क्वायरल केज में हम लोग को स्टार्टिंग टॉर्क जो है अच्छा नहीं मिल रहा था। तो हम लोग एक ऐसा रेजिस्टेंस ऐड करेंगे जो कि ज्यादा रेजिस्टेंस ऐड करने से क्या होता है, स्टार्टिंग टॉर्क हम लोग को पहले मिलने लगता है, वही होता है ना। तो हम लोग अब रेजिस्टेंस ऐड किए, तो रेजिस्टेंस ऐड करने से हम लोग को पता है कि स्टार्टिंग टॉर्क हम लोग को स्टार्टिंग में ज्यादा मिलेगा, ऐसे ही होता है। SM ये हम लोग का क्या है, ये हम लोग का एक केज है, केज 1। और ये हम लोग का क्या है, रेड वाला, ये हमारा केज 2। समझ पा रहे हो, क्योंकि दो केज बनेगा ना, स्क्वायरल केज ही है, स्क्वायरल केज इंडक्शन मोटर। डबल केज रोटर मतलब दो केज है, तो हम दो केज को अलग अलग पहले तुम लोग को समझा रहे हैं, फिर यहाँ पे एक करके एक में आ जाएंगे। पहले हम लोग एक केज को लिए, एक केज में क्या देखें, तो चलो ठीक है नॉर्मल। दूसरा केज लिए, उसमें क्या किए, तो इसमें हम लोग को हाई स्टार्टिंग टॉर्क मिल रहा है, वो हम दिखाएं। हाई स्टार्टिंग टॉर्क इसमें मिल रहा है, रेजिस्टेंस इसमें ज्यादा होता है उसमें या फिर कम होता है उसमें? ज्यादा ज्यादा होगा सर। रेजिस्टेंस ज्यादा होता है उसमें। अब बताओ हम लोग जो है मशीन को स्टार्ट पहले करेंगे या फिर रन पहले करेंगे? पहले स्टार्ट करेंगे सर। पहले स्टार्ट। इसी के लिए हम लोग जो डबल केज रोटर लगाते हैं, खास करके जो दो केज होता है वो कैसे बना होता है वो तुम लोग देखो। ये स्टेटर है, स्टेटर तो सेम ही रहेगा, रोटर का बात कर रहे हैं। देखो एक यहाँ पे, एक हमारा यहाँ पे बार ऐसे लगा देंगे और दूसरा इसी से नीचे और थोड़ा सा जगह यहाँ पे रहेगा, और इस तरीके से यहाँ पे दूसरा कंडक्टर स्लॉट यहाँ पे लगाएंगे। इस तरीके से ये पूरा रोटर मतलब घुमा रहेगा, समझ पा रहे हो ना, ये ऐसा घुमा रहेगा, जगह जगह पे हर जगह ऐसे ही रहेगा। तो हम दिखाने के लिए इस तरीके से बना रहे हैं, समझ पा रहे हो। ये अंदर साइड है, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, इनर केज। ये आउटर साइड है, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, आउटर केज। अब देखो हम लोग को पहले स्टार्ट करना है, वो भी हाई स्टार्टिंग टॉर्क के साथ। तो हम लोग का आउटर केज कैसा होगा, रेजिस्टेंस ज्यादा या फिर रेजिस्टेंस कम? ज्यादा ज्यादा होगा सर, ज्यादा होगा सर। हाई रेजिस्टेंस का यूज करेंगे। क्यों हाई रेजिस्टेंस का यूज कर रहे हैं, क्योंकि हम लोग को हाई स्टार्टिंग टॉर्क चाहिए।
अगर वहां पे हाई यूज कर रहे हैं तो क्या यहाँ पे हाई करने का जरूरत है? एक बार हमारा स्टार्ट हो गया, टॉर्क मिल गया, उसके बाद तो हमारा लो भी रहेगा तो कोई दिक्कत नहीं है। इसी के लिए यहाँ पे लो रेजिस्टेंस, बस यही है। अब देखो सिंपल सिंपल सा फॉर्मूला होता है, कुछ कुछ फॉर्मूला कहने का मतलब कोई रॉकेट साइंस नहीं है, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग का। R इज इक्वल्स टू रो L बाई ए। अब बताओ रेजिस्टेंस अगर बढ़ाना है तो एरिया क्या होगा? कब होगा? कम होगा। तुम लोग देख पा रहे हो यहाँ पे एरिया कम है और यहाँ पे एरिया ज्यादा है। इसका क्या होगा? तो क्रॉस सेक्शन एरिया, क्रॉस सेक्शन एरिया इसका कम रहेगा। इसका एरिया क्या रहेगा? ज्यादा। ज्यादा। क्रॉस सेक्शन एरिया क्यों ज्यादा रहेगा? क्योंकि हम लोग को रेजिस्टेंस का वैल्यू कम चाहिए। देखो ये कहानी स्टार्ट कहाँ से होता है? ये कहानी स्टार्ट होता है जो हमारा इंडक्शन मोटर होता है, उसका स्टार्टिंग कैरेक्टरिस्टिक्स हम लोग को अच्छा नहीं रहता है, उसको हम लोग इंप्रूव करना चाहते हैं। तो डेफिनेशन तुम लोग लिख सकते हो, हम बोल दे रहे हैं। As normal squirrel cage induction motor has a poor starting characteristics, to improve this, मतलब क्या चीज को इंप्रूव करने के लिए? स्टार्टिंग कैरेक्टरिस्टिक्स को। हम लोग क्या करते हैं? हम लोग हम लोग कंस्ट्रक्शन करते हैं। कैसा कंस्ट्रक्शन करते हैं? तो एक स्क्वायरल केज इंडक्शन मोटर में हम लोग 2 केज को डाल देते हैं, मतलब डबल केज बना देते हैं उसको, जिसमें पहला केज का रेजिस्टेंस ज्यादा चाहिए, दूसरा केज का रेजिस्टेंस कम चाहिए। ज्यादा रेजिस्टेंस वाले से क्या होगा? तो हम लोग को स्टार्टिंग टॉर्क अच्छा मिल जाएगा। कम रेजिस्टेंस वाले टॉर्क से क्या होगा? तो हम लोग को रनिंग कंडीशन अच्छा होगा, क्योंकि लॉसेस कम होगा, क्योंकि आई स्क्वायर आर लॉसेस भी तो हो रहा है ना, कॉपर लॉस रोटर का। तो ये जो ग्राफ बनता है, इसी को हम लोग जो है मतलब इसको ऐड करके एक फाइनली एक ग्राफ बनाते हैं, वही हमारा डबल केज रोटर का स्टार्टिंग कैरेक्टरिस्टिक्स बनता है। देखो ये हमारा, हम ग्रीन कलर से बना रहे हैं तुम लोग के लिए, डबल केज का, ठीक है। डबल केज में तो दोनों का प्रॉपर्टी रहेगा ना, ऐसा तो नहीं है कि दो अलग अलग मोटर है, प्रॉपर्टी ना दोनों का है। अरे समझ पा रहे हो ना? हाँ सर। तो देखो इसका क्या होगा, स्टार्टिंग टॉर्क भी अच्छा मिलेगा और दोनों का दोनों प्रॉपर्टी हम लोग को यहाँ पे इस तरीके से अचीव होगा। यही है हमारा, ये हमारा क्या है? अच्छा ये स्टार्टिंग टॉर्क हम लोग ज्यादा बढ़ा दिए, मैग्नीट्यूड उतना नहीं होगा, सेम रहेगा ना स्टार्टिंग टॉर्क। तो इस तरीके से दोनों का प्रॉपर्टी इसमें आ जाएगा और इसका रनिंग कंडीशन काफी अच्छा हो जाता है। ये हमारा प्रॉपर्टी शो करता है कौन? डबल केज का। क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है? टॉर्क, स्लिप, कैरेक्टरिस्टिक्स, बस यही है। इनर केज और आउटर केज हम लोग का क्या है, कैसे रहता है, वो तुम लोग को आई थिंक समझ में आ गया होगा। अब इसमें कुछ पॉइंट है, हम अगर देखते हैं अगर कुछ मिलता है तो तुम लोग को बता देते हैं। देखो क्या लिखा हुआ है यहाँ पे, हम एक बार रीड कर दे रहे हैं। डबल केज रोटर में लिखा हुआ है, इट यूजेस 2 केजेस, जो कि तुम लोग देख लिए। हाई रेजिस्टेंस कहाँ पे होता है? आउटर में होता है। लो रेजिस्टेंस कहाँ पे होता है? इनर में होता है। ड्यूरिंग स्टार्टिंग करंट गेट शिफ्टेड टू आउटर केज, मतलब जो हमारा स्टार्टिंग, जब हमारा स्टार्ट हो रहा है इंडक्शन मोटर, तो आउटर केज में वो शिफ्टेड रहेगा। इसका मतलब वहां पे स्टार्टिंग टॉर्क भी ज्यादा मिल रहा है और स्टार्टिंग करंट भी कम मिल रहा है, क्योंकि रेजिस्टेंस ज्यादा है ना। रेजिस्टेंस ज्यादा रहने से स्टार्टिंग टॉर्क भी अच्छा हो जाता है और करंट का वैल्यू भी कम होता है। फिर ड्यूरिंग रनिंग कंडीशन करंट गेट शिफ्टेड टू इनर केज, as seen constructionally, double case has more air gap, hence less flux linkage, hence less reluctance, less flux linkage। एयर गैप जब कम हो रहा है, एयर गैप ज्यादा हो रहा है तो रिलक्टेंस बढ़ जाएगा ना। यही सब कहानी लिखा हुआ है। चलो क्या कहानी है? तो स्टार्टिंग कंडीशन में हमारा सारा का सारा करंट इससे फ्लो होगा। क्यों इससे फ्लो होगा? क्योंकि हाई रेजिस्टेंस है। हाई रेजिस्टेंस में क्या होगा? तो लॉसेस वहां पे, सॉरी स्टार्टिंग, सबसे पहला तो टी स्टार्टिंग भी ज्यादा मिल रहा है और हम लोग का आई स्टार्टिंग भी कम मिल रहा है, क्योंकि रेजिस्टेंस ज्यादा है ना। हम लोग देख चुके हैं ना स्टार्टिंग मेथड्स में, रेजिस्टेंस स्टार्ट। स्क्वायरल केज में तो वो पॉसिबल नहीं था, वो स्लिप रिंग में था।
बट तुम लोग डबल केज बना करके उसको स्क्वायरल केज में भी हम लोग पॉसिबल कर सकते हैं। तो ये हम लोग को पहला एडवांटेज। फिर हम लोग कंस्ट्रक्शन कुछ इस तरीके से करेंगे कि सारा का सारा करंट अब इससे बिल्कुल भी ना जाए, अब सारा का सारा करंट इससे जाए। इसका एरिया थोड़ा सा ज्यादा होता है एज कंपेयर टू आउटर केज। क्यों एरिया ज्यादा होता है? एरिया बढ़ा देने से रेजिस्टेंस का वैल्यू कम हो जाता है, ठीक है। या फिर इसमें हम लोग मतलब ज्यादा रेजिस्टेंस वाला मटेरियल यूज करेंगे, इसमें हम लोग कम रेजिस्टेंस, मतलब इसमें हम लोग शॉर्ट करेंगे कॉपर बार से और इसमें हम लोग शॉर्ट करेंगे एल्यूमिनियम से रहता है या क्या होता है, देख लेते हैं एक मिनट। मैंगनीज ब्रास, ब्रास रहता है या फिर मैंगनीज। ये सब नॉर्मली कंपटीशन में आता है, इसी के लिए ये सब लिखा दे रहे हैं, अदरवाइज तुम लोग के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है वो, ठीक है। हम लोग के लिए क्या इंपॉर्टेंट है? क्रॉस सेक्शनल एरिया घटाने से रेजिस्टेंस बढ़ जाता है, एरिया बढ़ाने से रेजिस्टेंस घट जाता है, बस उतना। रनिंग कंडीशन में ये कनेक्ट रहता है ड्यूरिंग रनिंग, और ये हमारा रहता है ड्यूरिंग स्टार्टिंग कंडीशन। तो डबल केज रोटर इंडक्शन मोटर का कहानी बस इतना ही था। फायदा क्या है इसको यूज करने का? इसको यूज करने का फायदा यही है कि जैसा चाहिए वैसा तुम लोग को आउटपुट मिल रहा है। स्टार्टिंग टॉर्क अच्छा चाहिए था, स्टार्टिंग टॉर्क अच्छा मिल रहा है। हाँ, स्लिप रिंग ज्यादा महंगा हो जाता है क्योंकि वहां पे स्लिप रिंग लगा हुआ है, फिर वहां पे ब्रशेस लगा होगा, तो बहुत सारा एक्स्ट्रा इक्विपमेंट लग गया। यहाँ पे क्या एक्स्ट्रा इक्विपमेंट लगा? तो यहाँ पे कुछ एक्स्ट्रा इक्विपमेंट नहीं लगा। सिंपली हम लोग जहाँ पे एक स्लॉट बना रहे थे रोटर में, यहाँ पे दो स्लॉट्स बनाएंगे एडजेसेंट। पहला वाला स्लॉट थोड़ा सा स्मॉल बनाएंगे, दूसरा वाला स्लॉट थोड़ा सा ज्यादा बनाएंगे, बस वो। तो इसी के लिए हम लोग डबल केज इंडक्शन मोटर को यूज करते हैं, क्योंकि स्टार्टिंग करंट भी इसमें कम हो जा रहा है और फिर इसका रनिंग कैरेक्टरिस्टिक्स भी अच्छा है और इसका स्टार्टिंग टॉर्क भी अच्छा मिल रहा है, ठीक है। किसी का कोई डाउट है तो पूछो, अदरवाइज फिर हम लोग जो है सेशन को एंड करेंगे। और नेक्स्ट क्लास में जब हम लोग आएंगे तो फिर हम लोग अब चैप्टर 2 के साथ आएंगे। चैप्टर 1 में अगर तुम लोग को लगता है कि कोई टॉपिक छूट गया है या फिर कोई क्वेश्चन तुम लोग से नहीं बन रहा है, सर हमको ये क्वेश्चन समझा दीजिए, तुम लोग बिल्कुल सामने लाओ। या तो वो फ्री क्लासेस में हम कवर करेंगे या फिर तुम लोग को यहाँ पे हम हिंट दे देंगे कि उसको इस तरीके से कर लो। और एक बार हमारा सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद जो भी डाउट तुम लोग का रहेगा, जो भी कि हाँ सर ये कैसे हो रहा है, सर ये न्यूमेरिकल्स कैसे बन रहा है, सर वो कैसे हो रहा है, लास्ट में हम जैसे ही सिलेबस कंप्लीट हुआ उसके बाद 3 से 4 दिन हम लोग कंटिन्यूअस डाउट क्लास ही रखेंगे। और उस टाइम पे हम लोग पावर सिस्टम और मशीन को कंबाइन करके कर देंगे कि जिसको मशीन में डाउट पूछना है आधा घंटा मशीन का डाउट होगा, आधा घंटा पावर सिस्टम का डाउट होगा, सो दैट कि तुम लोग का हर डाउट क्लियर हो। क्योंकि उस टाइम पे तुम लोग का एग्जाम नजदीक रहेगा, क्योंकि ये ऑलमोस्ट हम जनवरी का बात कर रहे हैं, जनवरी में भी 20-22 जनवरी के अकॉर्डिंग। तो उस टाइम पे हम लोग का कुछ इस तरीके का कंडीशन रहेगा कि तुम लोग को जो भी डाउट होगा फटाफट मशीन और पावर सिस्टम में क्लियर होना चाहिए। बाकी तुम लोग इंटरनल एग्जाम का सारा चीज शेयर करते जाओ, जो भी तुम लोग का क्वेश्चन पेपर मिल रहा है हम वहां पे अपलोड करते जाएंगे, तुम लोग उसको सॉल्व करते जाना। जो जैसे जो जगन्नाथपुर के हैं वो तो उसको सॉल्व किए ही, बाकी जो अदर कॉलेजेस के स्टूडेंट है वो भी उसको सॉल्व करें। क्या मेरे से कोई क्वेश्चन ऐसा है जो नहीं बन रहा है, तो क्यों नहीं बन रहा है, वो सब एनालाइज करेंगे, ठीक है। पहले तो हम रिकॉर्डिंग